Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is the conservation of energy. आज मेरे जो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी +1 के लेवल में करना है। कल हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन किया था, जो 9th में भी तुमने किया था। आज थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सिंपल है और अच्छा कंसेप्ट है। देखते हैं क्या है ये। बेटा हम एक स्क्रीन लेते हैं, ये स्क्रीन लिया, दिस इज द वन स्क्रीन, ये है बॉल, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द स्प्रिंग। अब इस पे बेटा कुछ मैं फोर्सेज लगाऊंगा, मुझे तो प्रूव करना है कि मेरा जो फोर्सेज हैं वो कंजर्व हैं, कैसे हैं। ध्यान से देखना, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। ये बेटा एच.सी. वर्मा बुक का एक कंसेप्ट है और बहुत प्यारा कंसेप्ट है। एच.सी. वर्मा के अंदर ये कंसेप्ट दिया गया है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो डाउनवर्ड है, फिर इसी पर फोर्स लगेगा अपवर्ड, जो कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा। स्प्रिंग इसे ऊपर की तरफ दबाएगा, तुमने इसको नीचे की तरफ दबाया, ठीक है। और उसके बाद कोई और फोर्स लग सकता है इस पे, और इस पे फोर्स आ सकता है फ्रिक्शन फोर्स। इसके साथ कुछ फ्रिक्शन होगा, इस दीवार के साथ कुछ फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर लग सकता है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये बॉल है, दिस इज द बॉल, ये एक दीवार है, ठीक है। इसके साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा दीवार के साथ साथ। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की साइड होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स fg। नॉर्मल रिएक्शन का भी फोर्स होगा, या चलो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स नहीं भी लिखते। तो ये सारे फोर्सेज हैं, मैं इन सारे फोर्सेज को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए मैं दोबारा से थोड़ा सा इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने एक स्प्रिंग लिया हुआ है और मैं उस एक दीवार के साथ उस स्प्रिंग को रखा गया है, मैं उसको ऊपर से दबा रहा हूँ। जब मैं दबाऊंगा तो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से उसको दबाऊंगा तो स्प्रिंग के अंदर एक अपवर्ड फोर्स आएगा, ये एफएस स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। अब अगर वो दीवार के साथ है, एक बॉल के साथ है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आएगा, तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही होगा, तो Fg नीचे की तरफ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डाउनवर्ड और फ्रिक्शन फोर्स होगा अपवर्ड। ये सारे फोर्सेस हमने इसके ऊपर लिख दिए। अब मैं क्या करता हूँ, सारे फोर्सेस को प्लस करता हूँ बेटा, Fe प्लस Fs स्प्रिंग फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स Fg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स Fr इज इक्वल टू Ma। सारे फोर्सेस का फॉर्मूला तो क्या होगा, Ma के बराबर होगा। तो एक स्प्रिंग पे इतने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो फॉर्मूला फोर्स का ही लिखेंगे Ma, ठीक है। तो इसमें बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं
कंजर्वेटिव, ये भी मैं तुम्हें एक दिन कंजर्वेटिव फोर्सेस का लेक्चर लेना है, मैंने एक दिन कंजर्वेटिव फोर्सेस बताऊंगा क्या होता है कंजर्वेटिव, सॉरी कंजर्वेटिव जो फोर्सेस है बेटा वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। तुम थोड़ी पॉइंट्स इसके याद कर सकते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस के। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस अगर होता है, साइकिल का मतलब जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पे अगर हम वापस आते हैं तो उसमें बर्डन जीरो हो जाता है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका बर्डन जीरो आएगा और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर तुम कंजर्वेटिव फोर्स से बर्डन निकालोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स 3 टाइप के होते हैं बेटा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता भी चुका हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स। ये 3 टाइप के जो फोर्सेस है बेटा, ये 3 टाइप के फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स से मैं वर्क डन करूंगा तो मेरा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। और अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, इसके ध्यान रखना। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा जो ये फोर्स है ध्यान से देखो, ये F की एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। Fs और Fg ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं। और ये दोबारा से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं और ये कंजर्वेटिव फोर्स। इतना समझ आ गया तुम्हें सबको? अगर बेटा मैं इसके हेल्प से वर्क डन करूंगा तो कितना वर्क डन होगा? तो मैं कहूंगा वो जो वर्क डन होगा बेटा WE, ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा, नॉन कंजर्वेटिव का, हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव का। ये वाला जो वर्क डन होगा, इन दोनों की हेल्प से जो वर्क डन होगा वो कितना वर्क डन होगा? तो हम कहेंगे इसका जो वर्क डन होगा W, लेकिन ये दोनों का वर्क डन होगा कैसा? कंजर्वेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। C लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव वर्क डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस ये जो वर्क डन होगा बेटा दोबारा से ये कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन निकालते कैसे हैं? इक्वल टू क्या करूं? वर्क डन का फार्मूला कोई मुझे बता सकता है? वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो हमारा वर्क डन होता है, कंप्लीट वर्क डन किसके इक्वल होता है? डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर किसी को लर्न है तो ये होती है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। आगे लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का गेम। चलिए इतना सब कुछ हो गया। अब मैं पूछता हूं कि अगर मैं बात करता हूं कंजर्वेटिव वर्क डन की, तो एज वी नो, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, एज वी नो मुझे करना क्या है? मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट करवा रहा हूं तुम्हें, जो HC वर्मा बुक में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, NCERT में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। एज वी नो, इसमें हम क्या जानते हैं? इससे हम ये जानते हैं कि अगर मैं इनिशियल एनर्जी लेता हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लेता हूँ माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल करता हूँ, तो ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन आता है। लेकिन कौन सा वर्क डन होता है? ये कंजर्वेटिव। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, लेकिन वो वर्क डन कौन सा वर्क डन होता है? कंजर्वेटिव वर्क डन होता है। कंजर्वेटिव वर्क डन का मतलब है इस वर्क डन में जो फोर्स यूज किया गया है वो कौन सा फोर्स यूज किया गया है? कंजर्वेटिव फोर्स यूज किया। पॉइंट इज क्लियर? मतलब इन तीनों में से कोई एक फोर्स हमने यूज किया होगा, तो हम लोग कौन सा करते हैं? ज्यादातर ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो WC आ रहा है इसको मैं कुछ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि बेटा हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में सिर्फ डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी का ही क्यों आता है? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, ये वाली इक्वेशन थी, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1
कैसे लिखेंगे बेटा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा था? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं उधर लेकर नेगेटिव। किसी को यहाँ पर डाउट है तो बेटा पूछ लेना साथ साथ, ठीक है? सिंपल सा कंसेप्ट है, स्प्रिंग से मैंने रिलेट किया इसको कि मैंने इस पे कुछ फोर्सेस लगाए। तो किसी भी चीज पे लगाता तो मैंने थोड़ा स्प्रिंग पे फोर्स लगाए। क्यों मैंने स्प्रिंग को यूज किया? क्योंकि मुझे पता है स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज किया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हो, इस वैल्यू को देख सकते हो। नेगेटिव ऑफ WC को मैं क्या लिख सकता हूँ? UF माइनस UI, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आगे करते हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे, या चलिए मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बेटा WE माइनस सॉरी प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से किया हुआ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस WC को क्या लिख सकते हैं? विद माइनस की लिख सकते हो, या फिर ये लगा लो WC की जब वैल्यू डालोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये कंप्लीट आ गया बेटा, तुम्हारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है ये। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को तुम समझ पा रहे हो? ये पूरी एक कंप्लीट इक्वेशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का भी डिफरेंस है और पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर वो वाले वर्गन लिए जा रहे हैं जो से वर्गन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी कंजर्वेटिव नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स भी कंजर्वेटिव नहीं है, दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि मुझे तो कंजर्वेशन शो करना है। अगर कंजर्वेशन शो करना है तो हम क्या मानकर चलते हैं? इसमें assumption लेकर चलेंगे। कैसी assumption लेकर चलेंगे? कि हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, Fe इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, assumption है ये, assumption है ये, न्यूमेरिकल में भी तुम्हें गिवन मिलेगी ये वाली assumption, ठीक है? इस assumption को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ सरफेस है, जो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हुआ? स्मूथ सरफेस का मतलब हुआ FR, ये भी जीरो है। अगर तुम्हारे को ये दोनों चीजें दी हुई हैं, मतलब ना तो एक्सटर्नल फोर्स है ना ही उसके ऊपर क्या है, ना ही एक्सटर्नल फोर्स है ना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों जीरो आ रहे हैं इस टाइम। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स दोनों जीरो है तो वर्क उनका जीरो हो जाएगा। अगर वर्क जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट? KF माइनस KI प्लस UF माइनस UI, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? से यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? ये उतार दो बेटा, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दूंगा मैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, फाइनल वाले एक साइड करते हैं, इनिशियल वाले एक साइड करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये देखो नेगेटिव है, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हुआ है, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। तो हम कल कर चुके हैं, हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब एनर्जी इनिशियल स्टार्टिंग की जो एनर्जी है और एनर्जी फाइनल जो फाइनल एनर्जी है, तो दोनों की दोनों एनर्जीज इक्वल है। सॉरी, तो समझ आया? एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल दोनों ही एनर्जी सेम है,
तो दैट मींस हमने क्या प्रूव कर दिया, hence proof energy is conserved, that's it। ये एक हमारा टॉपिक है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो +1 के लेवल में करवाया जाता है, बट एनसीईआरटी में ये नहीं मिले। इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर तुमने लिख लिया है तो इसको लिख जरूर लेना, स्क्रीनशॉट इसके ले लेना, बिकॉज ये नोट्स में नहीं है, ठीक है। नोट्स में नॉर्मल किया हुआ है, बट ये वाला जो कंसेप्ट है ये डिफरेंट कंसेप्ट है, तो इसको अच्छे से लिख लो, बहुत काम आने वाला कंसेप्ट है ये। दैट्स इट। ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल कब इक्वल होंगी, ये कब इक्वल होंगी अगर एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें 0 दिया जा रहा है और वहां पे स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें 0 दिया जा रहा है। इन दैट केस ये वाली एनर्जी जो है ये इक्वल हो जाएगी। समझ आ रहा है स्टूडेंट तुम्हें? ठीक है, से यस और नो रिपीट करना है क्या? क्लियर है? चलिए इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके आगे बेटा हमारा चैप्टर चेंज हो जाएगा। कल हमने पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग किया था, तो कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग? को आंसर है आपके x² होता है, ठीक है। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी आ गया, तो आज हमने स्प्रिंग की मैकेनिकल एनर्जी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो तुम्हें एक और कांसेप्ट बता देता हूं स्प्रिंग का, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। देखो बेटा, अगर हम स्प्रिंग की मैकेनिकल एनर्जी की बात करें और उसका फिर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। बेसिकली तो मैंने तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर बता दी कि कैसे करते हैं, फिर भी एक और जस्ट फॉर नॉलेज, ये नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बेटा एक स्प्रिंग लिया, ये सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो ये एक स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? दैट इज अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। चलिए, ये मैंने एक स्प्रिंग लिया, सॉरी ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पर मैंने इस स्प्रिंग को मास से अटैच कर दिया, ठीक है, m मास। ये m मास से मैंने इस स्प्रिंग को जोड़ दिया। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्रेस करता हूँ। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा स्मूथ सरफेस के ऊपर जिसका फ्रिक्शन 0 होगा, तो ये मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। तो ये x डिस्टेंस से कंप्रेस होगा। दिस इज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब जैसे ही तुम इस पे से अपना फोर्स 0 करोगे, एक्सटर्नल फोर्स को भी 0 कर दोगे, जब इसका एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इसमें वैसे भी नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है, तो ये स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स होता है जो मैंने कल बताया था। तुमने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। वो इस स्प्रिंग को दोबारा वापस लेकर जाएगा नेचुरल लेंथ पे। ध्यान रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। जब वो इस मास को धक्का मारेगा तो इस मास के पास क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, यहाँ पर ना तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। इस पोजीशन में कोई एनर्जी नहीं है, ये नेचुरल पोजीशन है। अब इस पोजीशन में इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है तुम बताओ। अब तुमने इसको कंप्रेस कर रखा है, इसे पकड़ रखा है, ठीक है। इसे अगर तुमने इसे दबा रखा है, कंप्रेस कर रखा है, तो ये रिपेल होना चाहता है, लेकिन रिपेल होने नहीं दे रहे, तुमने एक्सटर्नल फोर्स से इसे रोक रखा है। तो इस टाइम इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? जल्दी से मुझे कमेंट करें, मैसेज करें मेरी अकाउंट से। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड मैसेज। हरी अप स्टूडेंट। पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत बढ़िया। यस, कपिल का आंसर है कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी और वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो इस पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही तुम अपना एक्सटर्नल फोर्स 0 करोगे, जैसे ही तुम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटा लोगे, तो ये मास आगे की तरफ आएगा।
ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल लेंथ है। तो ये जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो कहने का क्या मतलब है मेरा कहने का ये मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो आंसर है ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, करते 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 जब ये नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, बट कहने का ये मतलब है कि क्या ये वाला मास यहाँ पर नेचुरल लेंथ पे आने के बाद, ओरिजिनल लेंथ पे आने के बाद स्टॉप करेगा या आगे चला जाएगा। तो आंसर ये है कि ये आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि मास है, हमें पता है मास के पास इनर्शिया होता है, एकदम नहीं रुकती कोई भी चीज, उसे रुकने में भी कुछ टाइम लगता है। अगर तुम भी चल रहे हो, तुम्हारी बॉडी के पास मास है, मैं कहता हूँ स्टॉप, एकदम नहीं रुक सकते, तो कुछ टाइम लगता है रुकने के लिए। तो इस कारण से ड्यू टू इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आगे रुकेगा नहीं। ऊपर से जो सरफेस है तुम्हारा वो भी बिल्कुल स्मूथ है, तो इसको फ्रिक्शन भी नहीं मिल रही, तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर ये आगे चला जाएगा तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो बेटा देखना क्या होगा, ये स्मूथ सरफेस ठीक है, अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, ये रहा। अब इस पॉइंट पे फिर से क्या होगा, ध्यान से देखना, जितना x डिस्टेंस इधर था उतना ही x डिस्टेंस ये इधर ट्रेवल करेगा। ठीक है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने का मतलब है कि धीरे 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 ये काइनेटिक एनर्जी दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच होने का मतलब स्प्रिंग उसको वापस खींचना शुरू कर देगा। जब स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आती है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, वो इस मास को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन करते 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 फिर भी मास यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर अगर पहुँच जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, आंसर है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोबारा से जीरो हो जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो आंसर है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, तो आंसर है पहले काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेसिंग के कारण थी, तो अब पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेचिंग के कारण आ गई। अब स्प्रिंग हमारा स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच होने का मतलब है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा मैक्सिमम। कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब क्या होगा, ये स्प्रिंग इस मास को दोबारा खींच लेगा। जब ये खींचेगा फिर से, अब तो इस टाइम इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेच हो चुका है। अब बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर ये अपने नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएगा। नॉर्मल पॉइंट पे आएगा, दोबारा से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच होता है ना ही कंप्रेस होता है। पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है स्प्रिंग के अंदर, या तो वो स्ट्रेच हो जाए या फिर वो कंप्रेस हो जाए। क्लियर हो रही है ये पॉइंट में। तो बेटा जब ये मास वापस जाएगा तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, दोबारा से काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करेगा, पोटेंशियल को जीरो। अब आंसर ये है कि यहाँ पर ये वाला मास रुकेगा या आगे चला जाएगा, तो आंसर है स्मूथ सरफेस है, इनर्शिया के कारण काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। अगर ये आगे आ गया तो स्प्रिंग को दबा देगा, दबाएगा, दोबारा से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी। तो ये स्प्रिंग अब ऑसिलेट होता रहेगा, जब तक ये स्मूथ सरफेस रहेगा तब तक ये स्प्रिंग ऑसिलेट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है इनिशियल और फाइनल सेम चलेगी, सिर्फ तुम्हें इनिशियली इसको स्टार्ट करना होता है। इनिशियली तुम्हें इसके अंदर एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है, कैसे, अपने एक्सटर्नल फोर्स में तुम इसे दबाते हो, बस उसके बाद तुम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटा लोगे, उसके बाद ये खुद काम करता रहेगा। फिर ये हमेशा के लिए ऑसिलेट होता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा जब तक तुम इस सरफेस को फ्रिक्शन ना दे दो। क्लियर हुआ पॉइंट, सबको क्लियर है। तो बेटा इससे रिलेटेड ग्राफ अगर ये स्टूडेंट्स, तो इन द केस अगर तुमने इसी का मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग
उनका ग्राफ आ जाता है बनाने को। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं, क्योंकि एक ग्राफ हमने बनाया था, किसका ग्राफ बनाया था हमने, जो ग्राफ बनाया था वो बनाया था ग्रेविटेशनल मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है, ग्रेविटेशनल का। लेकिन जो स्प्रिंग के कारण बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्यों, अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया। देखो ये ओरिजिन है, इस तरफ x डिस्टेंस कंप्रेस हुआ, इस तरफ x का डिस्टेंस एक्सटेंशन हुई, स्प्रिंग इधर कंप्रेस हो रहा है, इधर एक्सटेंड हो रहा है। और ये वाली जो ओरिजिन मैंने लिया, ये जान के मैंने कोऑर्डिनेट्स में बनाया था, तो क्लियर हो गया। ये अगर ओरिजिन मैंने लिया तो ओरिजिन क्या है बेटा, बेसिकली ओरिजिन है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब मुझे ये मैंने दो कर्व बनाए, एक ऐसे कर्व बनाई, एक ये कर्व बनाई, तो इनमें से कौन सी काइनेटिक एनर्जी की है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की है, कैसे पता चलेगा। देखो नेचुरल लेंथ के ऊपर देखो कौन सी एनर्जी जीरो है, नेचुरल लेंथ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है या काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो आंसर है नेचुरल लेंथ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है। तो नेचुरल लेंथ पे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, तो ये वाला जो कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व होगा, और पोटेंशियल जीरो है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो जीरो है, तो ये वाली जो लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है। ये कर्व पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्व काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखना। और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। एक्सट्रीम पॉइंट पर x पर देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी फुल। ये वाले एक्सट्रीम पॉइंट पर देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी फुल है, देख सकते हो, खुद देख सकते हो, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है वैसे वैसे काइनेटिक बढ़ती है, पोटेंशियल जीरो हो जाती है, काइनेटिक फुल हो जाती है, फिर काइनेटिक कम होती है, पोटेंशियल बढ़ती है, काइनेटिक जीरो हो जाती है, पोटेंशियल फुल हो जाती है। तो ये वाला ग्राफ बेटा तुम बना सकते हो इन द केस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग, ठीक है। और अगर ये डेरिवेशन भी आ जाता है तो इसको वर्बली तुम लिख भी सकते हो। व्हाट इज पॉइंट बेटा, तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो गया। कोलिजन वाला पार्ट रह गया है, कोलिजन वाले नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन आती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक के लिए बेटा वर्क पावर एनर्जी हमारा कंप्लीट है। Thank you students, take care, have a nice day.